गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, उनको अगर हम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो वो जो अरे है इस तरीके का, कौन सा अरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरे है, सिस्टमेटिक अरे है, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए, ए सिस्टमेटिक अरे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये तो बात हुई स्पेक्ट्रम की। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम यहाँ दो टाइप का बता के चल रहे हैं, एमिसिव स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, ये स्पेक्ट्रम देखने से पहले मैं किसी एटम के एनर्जी स्टेट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताई थी। देखिए, किसी एलिमेंट के एटम की nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी के लिए हम ये फॉर्मूला बता के चलते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो हमने बताया था वो एक ऐसे एटम और एक ऐसे आयन के लिए बताया था जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा हो। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में भी होता है, हीलियम आयन में होता है, लिथियम आयन में होता है, He+ में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, Li2+ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर बात। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर बात, जिसको हम देखेंगे भी, लिमिटेशन बताएंगे बोर एटॉमिक मॉडल की। उसमें हम लिमिटेशन ये बता के चलेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो केवल उन्हीं एटम्स और आयन्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा हो। तो देखिए, En हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था -Z²/n², 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जेड जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू 1 होगा, हीलियम के लिए He+ के लिए इसका वैल्यू 2 हम बता के चलेंगे, लिथियम के लिए, लिथियम आयन के लिए हम इसका वैल्यू 3 बता के चलेंगे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एक ही ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम बताएं तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम यहाँ 1 पुट करेंगे, 1² 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1² 1। इट मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ये -13.6। लेकिन अगर मैं हीलियम के लिए बात करूं, He+ के लिए, हीलियम आयन की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं तो हीलियम के लिए यहाँ फिर Z के प्लेस पे 2 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए हम 2 बता के चलते हैं, 2 बता के चलते हैं, तो 2² 4 होगा। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा, 1² 1 हो जाएगा। और ये मैंने बताया 2 था हीलियम के लिए, तो 2² 4 हो गया, तो 4 × 13.6 होगा नेगेटिव में। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है, जबकि हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होगी। क्लियर बात। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी, ऐसे ही सेकंड ऑर्बिट की भी अलग अलग होगी, थर्ड ऑर्बिट की भी अलग अलग होगी। क्लियर बात। यहाँ हमने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। देखिए, हाइड्रोजन के लिए हम Z के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो 1² 1 हो जाएगा, तो ये -1/n² होगा, -1/n², और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए, अगर केवल हाइड्रोजन के लिए हमें एनर्जी लेवल्स की बात करनी हो, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की बात करनी हो, तो फॉर्मूला हमारे पास फिर ये है, Z के प्लेस पे 1 पुट करने से हमें ये मिल जाएगा। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल की, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करूँ तो N के प्लेस पे 1 पुट करिए, 1² 1 हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको मैं ग्राउंड स्टेट बोल के चल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ये एनर्जी लेवल्स है। अब सेकंड एनर्जी लेवल की, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। सेकंड के लिए N के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2² 4 हो जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे -13.6 में तो हमें मिलेगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ 3 पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का डिवाइड करेंगे -13.6 में तो हमें मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात। फोर्थ ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16 का डिवाइड करेंगे इसमें तो मिलेगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम आगे की ऑर्बिट्स के लिए, आगे के एनर्जी लेवल्स के लिए भी एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर बात। फिर इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे -13.6 में तो हमें 0 मिलेगा। तो देखिए 0 एनर्जी बताइए हमने इनफाइनाइट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग। क्लियर बात। तो ये एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जी लेवल्स है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज है ये। क्लियर बात। फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी, सेकंड के करस्पॉन्डिंग इतनी, थर्ड के करस्पॉन्डिंग इतनी, फोर्थ के करस्पॉन्डिंग इतनी। ऐसे ही आगे की ऑर्बिट्स के लिए, आगे के एनर्जी लेवल्स के लिए भी हम एनर्जी बता सकते हैं। अभी मैं एनर्जी लेवल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम स्पेक्ट्रम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इसमें हमें एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात करनी होगी। तो देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, यूँ समझिए हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, उसको एक्साइट कर दिया जाए हाइड्रोजन एटम को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल में पहुंच गया, यूँ समझ लीजिए। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एनर्जी स्टेट में है, एक्साइटेशन स्टेट हम उसी स्टेट को बोल रहे हैं जब एटम ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर ली है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके जंप करके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में चला गया है। अब ये सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, ये 10⁻⁻8 सेकंड या उससे भी कम टाइम तक इसमें सेकंड एनर्जी स्टेट में रहेगा और फिर वापस ये नीचे आएगा, फर्स्ट एनर्जी स्टेट के अंदर वापस ये नीचे आएगा। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल से, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, देखिए ये एनर्जी कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। देखिए वैसे डिक्रीज हो रही है। अगर हम केवल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये डिक्रीज होती जा रही है ऊपर जाने पर, लेकिन ये नेगेटिव में है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है और ये एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है 0। क्लियर बात। तो इसको हम बोल रहे हैं अपर एनर्जी लेवल, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी मीट करेगा, उसको एनर्जी मीट करनी पड़ेगी E2 - E1 के इक्वल। E2 का वैल्यू है ये, E1 का वैल्यू है ये, तो हमने बताया भी है यहाँ E2 - E1। तो इतनी एनर्जी, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है E2 - E1, इतने डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाले फोटोन का एमिशन होगा, फोटोन इमिट होगा। कब, जब वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन तब। क्लियर बात। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन का एमिशन होगा यहाँ। E2 - E1 = h न्यू, h प्लांक कांस्टेंट है तो न्यू = होगा E2 - E1 h। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहाँ जो इमिट होगी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण, तो वो जो रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी है। वेवलेंथ की हम बात करना चाहें तो न्यू के प्लेस पे हम c/λ पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं 11 से भी कि फ्रिक्वेंसी न्यू = होता है c/λ। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो रेडिएशन यहाँ इमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कारण उसकी वेवलेंथ आई है। तो सी का इधर डिवाइड कर देंगे आप तो 1/λ = E2 - E1 hc मिलेगा। अब मुझे लैम्डा चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो लैम्डा = hc/E2 - E1 ये मिलेगा। क्लियर बात। तो इतनी वेवलेंथ के रेडिएशन का एमिशन होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन
किसी अपर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में आता है। क्लियर है बात। अब यहाँ E2 के प्लेस पे आप ये एनर्जी पुट करिए, E1 के प्लेस पे ये पुट करिए, H का वैल्यू पुट करिए, C का वैल्यू पुट करिए, ये तो कांस्टेंट है ही। इट मीन्स लेमडा का वैल्यू केवल E2 व E1 के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता, तो हम क्या करते, E3 माइनस E1 करते, यहाँ E3 माइनस E1 करते। अगर फोर्थ से फर्स्ट में आता तो E4 माइनस E1 करते। अगर थर्ड से सेकंड में आता है तो E3 माइनस E2 करते हैं। इट मीन्स जिस भी एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी लेवल में वो आता है, जिस अपर एनर्जी लेवल से जिस लोअर एनर्जी लेवल में वो आता है, तो अपर एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, वो है ये E2 माइनस E1। वहाँ से हम निकाल सकते हैं लेमडा कि किस वेवलेंथ के रेडिएशन का एमिशन होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि एक्साइटेड एटम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसके वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अपर एनर्जी स्टेट्स में चले गए हैं वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, या यूँ बोल लीजिए लोअर एनर्जी स्टेट्स में आते हैं। तो कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, कुछ फोटॉन्स इमिट करते हैं। एनर्जी जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में बताई जाती है, क्योंकि फोटोन जो है वो एनर्जी के पैकेट्स ही होते हैं। एनर्जी के बंडल्स को हम फोटोन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फोटोन का एमिशन होता है कितनी एनर्जी के, इन दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाले फोटोन का एमिशन होगा। क्लियर है बात। तो ये एनर्जी लेवल्स की मैंने यहाँ बात की है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में ही हम यहाँ बात करेंगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो देखिए एमिसिव स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। यहाँ हमने यही बात बताई है कि अगर किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई गैस भर लें और फिर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एनर्जी के कारण वो जो गैस के एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक्साइट हो जाते हैं। उस ट्यूब के अंदर जो गैस है उस गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं। इट मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब वो अपर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं, वो वापस नीचे आते हैं। तो एमिसिव की बात चल रही है। एमिशन तब होगा, कब होगा, जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वो आएंगे। तो देखिए हमने बताया भी है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस गेट एक्साइटेड एंड अमिट्स रेडिएशन। एक्साइट हो जाएंगे, फिर वापस जब लोअर एनर्जी स्टेट्स में लोअर ऑर्बिट्स में आएंगे तो रेडिएशन का एमिशन होगा। लेकिन ये जो एमिशन होगा वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की फॉर्म में ही होगा। इट मीन्स ये जो रेडिएशन हमें मिलेगी, इस रेडिएशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के ही रेडिएशन देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक के ही क्यों मिलेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ हमें E2 माइनस E1 करना है, तो E2 माइनस E1 का जो वैल्यू होगा वो जो भी है वो फिक्स होगा। तो हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के रेडिएशन ही देखने को मिलेंगे। किसमें, एमिसिव स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम है। हो सकता है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में आने पर रेडिएशन का एमिशन करेगा। हो सकता है किसी एटम में वो थर्ड में है, तो थर्ड से हो सकता है वो फर्स्ट में आ रहा हो, या हो सकता है थर्ड से किसी एटम में वो फर्स्ट में आ रहा हो। तो इस तरीके से अलग अलग एटम्स जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर सकते हैं। गैस के अलग अलग एटम्स जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर सकते हैं। अब उन सभी वेवलेंथ्स के जो रेडिएशंस है उनके ग्रुप को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए ये एमिशन हो रहा है इस रेडिएशन का, तो ये जो रेडिएशन है वो हमें डार्क और ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ बताया भी है हमने, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन द रेडिएशन, द स्पेक्ट्रल लाइंस किसको बोला है, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। ये ब्राइट लाइंस क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ एमिशन हो रहा है रेडिएशन का। ये इमिटेड रेडिएशंस जो है वो हमें किसी ब्लैक बैकग्राउंड पर, किसी ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखाई देगी, इसीलिए बोला है ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। द स्पेक्ट्रल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स आर कॉल्ड एमिशन लाइंस एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर बात। एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, व्हेन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट मेक्स ट्रांजिशन टू लोअर स्टेट्स
इट मीन्स अपर स्टेट से लोअर स्टेट में वो जब ट्रांजिशन करता है, देन रेडिएशंस आर इमिटेड, द एमिशन लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। अभी मैंने बात की है कि अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हो सकता है कोई एटम, उसी गैस का कोई एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन, हो सकता है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो, थर्ड से वो सेकंड में आए, हो सकता है वो थर्ड से फर्स्ट में आए, हो सकता है किसी में थर्ड में नहीं है फोर्थ में है तो फोर्थ से हो सकता है वो फर्स्ट में आए, हो सकता है फोर्थ से सेकंड में आए, हो सकता है फोर्थ से थर्ड में आए। तो ये जो बात है कि किस से किस में आएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो किसी से किसी में भी आ सकता है, ये बात रैंडम है, आर्बिट्रेरी है। क्लियर है बात? तो देखिए ये बात हमने यहाँ बोली भी है, द मिशन लाइन्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। तो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग है। तो फिर हमें पूरी गैस के लिए हम बात करें तो हमें एक एरे मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक एरे मिलेगा, जिसमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंस जो होगी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगी यहाँ से हम निकाल के देखें तो इस फॉर्मूले से, किसी से किसी में भी आए आप लेमडा का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, फोर्थ से अगर फर्स्ट में आता है तो E4 माइनस E1 कीजिए, फोर्थ से अगर थर्ड में आता है तो E4 माइनस E3 कीजिए, फोर्थ से अगर सेकंड में आता है तो E4 माइनस E2 कीजिए, थर्ड से अगर फर्स्ट में आता है तो E3 माइनस E1 कीजिए। इस तरीके से हम किसी भी अपर एनर्जी स्टेट से किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? और मैंने बताया कि अलग अलग एटम्स जो है वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में होंगे, तो वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे तो उनके लिए लेमडा अलग अलग होगा। तो उन सब लेमडा का एक ग्रुप तैयार करें हम, एक एरे तैयार करें, तो उसी को हम बोल रहे हैं एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो रेडिएशंस है वो हमें डार्क बैकग्राउंड पर या ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखाई देती है। क्लियर है बात? एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का अपना यूनिक स्पेक्ट्रम क्यों होता है मैंने बताया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो जेड का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, लेकिन हीलियम प्लस के लिए हम बात करें तो जेड का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा। तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हमने बताई है वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताइए, हाइड्रोजन गैस के लिए बताइए। अगर मैं हीलियम गैस के लिए बात करूँ तो हीलियम गैस की फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी इतनी नहीं होगी, सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी भी इतनी नहीं होगी। तो अगर हीलियम गैस की सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन इमिट होगी उसके लिए वेवलेंथ कुछ और होगी। या हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उस वैल्यू के इक्वल नहीं होगी हीलियम के लिए। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये जो एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग मिलेगा हमें, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं मिलेगा। जैसे किन्हीं भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट जो है वो कभी सेम नहीं होता है, ऐसे ही किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए ये एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होगा। इट मीन्स ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको हम फिंगरप्रिंट के तौर पर किसी गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी एलिमेंट को, किसी मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा भी है, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक स्पेक्ट्रम, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम द कंपोजिशन ऑफ अ नॉन मैटर इज नोन, दैट इज टू रिकॉग्नाइज अ गैस इट कैन एक्ट एज फिंगरप्रिंट। क्लियर है बात? जैसे अभी मैंने बताया किन्हीं भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, ऐसे ही किन्हीं भी दो गैसेज का, किन्हीं भी दो मैटर्स का, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। इट मीन्स लाइन स्पेक्ट्रम उनके लिए सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि उनके लिए इन एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज कुछ और होगी। जैसे अभी मैंने बताया कि हीलियम के अंदर अगर सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होता है, हीलियम एटम का अगर सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है तो एनर्जीज के ये वैल्यू नहीं आएंगे। फिर हीलियम के लिए हमें यहाँ से निकालना होगा। हीलियम प्लस की मैं बात करके चल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि तभी एप्लीकेबल है जब न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा हो। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा, He+ की बात कर रहा हूँ जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने इमिट कर रखा है, तो He+।
तो He+ के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स के लिए ये जो एनर्जी लेवल्स है इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज डिफरेंट होगी, सबका अपना स्पेसिफिक पैटर्न होगा एनर्जी का। तो ये तो बात हुई एमिसिव स्पेक्ट्रम की। एमिसिव स्पेक्ट्रम हमने किसको बोला, देखिए मैं समराइज कर देता हूँ कि जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी गैस को हम लेकर उसको एक्साइट करते हैं तो एक्साइटेड एटम्स जो है, उस गैस के एक्साइटेड एटम्स जो है वो जब अपनी ग्राउंड स्टेट में बोल लीजिए या लोअर स्टेट्स में, लोअर एनर्जी स्टेट्स में जब ट्रांजिशन करते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। तो वो इमिटेड रेडिएशंस जो होती है वो डार्क बैकग्राउंड पर, ब्लैक बैकग्राउंड पर हमें ब्राइट लाइन्स की फॉर्म में दिखलाई पड़ती है। तो उन्हीं ब्राइट लाइंस को हम बोल रहे हैं यहाँ एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम, एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे कि इस स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट बैकग्राउंड पर कुछ डार्क लाइंस दिखाई देगी। इसमें तो हमने बोला कि डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस दिखाई देती है, इसमें हम इसका अपोजिट बोलेंगे। इसमें बैकग्राउंड तो होगा इसमें ब्राइट और लाइंस जो होगी वो डार्क होगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन है ये, और यहाँ एमिशन था या इमिट हुई थी रेडिएशंस, और यहाँ रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी गैस द्वारा। तो जिन रेडिएशंस को गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे वो रेडिएशंस हमें नहीं मिलेगी स्पेक्ट्रम में। तो उनके करस्पॉन्डिंग ब्राइट बैकग्राउंड पर हमें डार्क लाइंस दिखाई देगी, वहाँ हमें डार्कनेस दिखाई देगी लाइंस की फॉर्म में। उसी को हम यहाँ डार्क लाइंस बोल रहे हैं। तो वो जो डार्क लाइंस है जो कि हमें ब्राइट बैकग्राउंड पर दिखाई देगी उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए हमने यहाँ बोला भी है व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड फ्रॉम ए गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो जिन वेवलेंथ्स को, जिन फ्रिक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उनके करस्पॉन्डिंग वहाँ में ब्राइट बैकग्राउंड पर रेडिएशन मिलेंगे नहीं, ब्लैक लाइंस मिलेगी, डार्क लाइंस मिलेगी वहाँ। व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड फ्रॉम अ गैस देन गैस एब्जॉर्ब सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस, उस रेडिएशन के स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, अब इसका अपोजिट है। यहाँ तो ऊपर से नीचे आने की बात थी, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आने की बात थी। अब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की, यहाँ तो एमिशन की बात थी। अब एब्जॉर्प्शन कब होगा? मान लीजिए किसी गैस में सभी मॉलिक्यूल्स अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं। ग्राउंड स्टेट उसके लिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ से उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया सेकंड एनर्जी लेवल में। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, सेकंड एनर्जी लेवल में चला गया। तो इसके लिए उसने क्या की है, इसके लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। यहाँ एमिशन था, अब एब्जॉर्प्शन होगा। ऊपर से नीचे आने में एमिशन है, नीचे से ऊपर जाने में एब्जॉर्प्शन है। तो कुछ रेडिएशंस को, वो जो वाइट लाइट हमने डाली है उस गैस पर, तो उस गैस के थ्रू जब वाइट लाइट पास होगी तो उस वाइट लाइट में जो रेडिएशंस है उन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस को अब कितनी वेवलेंथ के रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगी वो डिपेंड करेगा, हमें निकालना पड़ेगा E2 - E1 करके यहाँ से। तो उसके करस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूले से जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वाइट लाइट में जो वेवलेंथ है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जंप करने की बात होगी फर्स्ट से थर्ड में, तो E3 - E1 से निकालना होगा हमें। E3 - E1 करके फिर हमें लेमडा निकालना होगा, और लेमडा का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का वाइट लाइट में अगर वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात। तो वो जो वाइट लाइट है उसमें वो वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करेगी जिन वेवलेंथ्स के रेडिएशन को गैस का एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस देखने को मिलेगी। द डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड ऑन ब्राइट बैकग्राउंड करस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स। बता दिया मैंने, वाइट लाइट की जिन भी वेवलेंथ्स को
जिन भी रेडिएशंस को उस गैस के मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें डार्क लाइंस मिलेगी ब्राइट बैकग्राउंड पर। दिस डार्क लाइन टाइप स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम वाइट लाइट एटम्स फ्रॉम लोअर स्टेट मेक ट्रांजिशन टू हायर स्टेट। लोअर एनर्जी लेवल से वो अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन होगा। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेंड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लैक ऑब्लिक डार्क लाइंस आर ऑब्टेंड एट द सेम प्लेस वेयर ब्राइटनेस आर ऑब्टेंड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ अभी सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आया था तो जितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का एमिशन हुआ था उतनी ही फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में जाएगा। क्लियर है बात? क्या कहा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब आएगा तो जितनी वेवलेंथ और जितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का एमिशन करेगा, अगर वो यहाँ से यहाँ जाए तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी और उतनी ही रेडिएशन के उतनी ही वेवलेंथ के रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो वही आएगा, चाहे यहाँ से यहाँ आए चाहे यहाँ से यहाँ जाए। एनर्जी स्टेट्स जो है उनकी एनर्जीज तो वही रहेगी, इसलिए लेमडा का वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप देखना चाहें तो वो भी सेम ही मिलेगा, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, बस वर्ड चेंज हो जाएंगे। ऊपर से नीचे आने के केस में हम बोलेंगे कि यहाँ एमिशन हुआ है और नीचे से ऊपर जाने के केस में बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्लियर बात? लेकिन वो फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ सेम ही होगी, चाहे अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो चाहे लोअर से अपर में हो। क्लियर बात? लेमडा का वैल्यू, न्यू का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम ही मिलेगा। क्लियर बात? तो यही बात हमने यहाँ बोली है। देखिए, इट इंडिकेट्स दैट द एटम एब्जॉर्ब्स ओनली दोज रेडिएशंस विच इट कैन इमिट। जिनको वो इमिट कर सकता है उन्हीं रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। क्लियर बात? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने दो टाइप के स्पेक्ट्रम बताए, एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम और सेकंड बताया हमने एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम हम किसको बोल के चल रहे हैं? लाइन स्पेक्ट्रम हम उस स्पेक्ट्रम को बोल के चल रहे हैं जिसमें हमें जो रेडिएशंस मिल रही है उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस ही मिल रही है। उसमें सभी फ्रीक्वेंसी और सभी वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करती है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, वहाँ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगे। किसमें? चाहे वो एमिसिव स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो। क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो आप E2 - E1 करके देखेंगे तो लेमडा का एक स्पेसिफिक वैल्यू ही मिलेगा। फिर E3 - E1 भी करके देखेंगे तो लेमडा का जो वैल्यू मिलेगा वो जो पहले लेमडा का वैल्यू मिल रहा था उससे कुछ अलग मिलेगा। वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले जो वैल्यू मिल रहा था उसके ठीक आगे वाला वैल्यू जो आता है मैथ्स में वो वैल्यू हमें मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की रेडिएशंस ही हमें उस स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में ये एमिटेड रेडिएशंस देखने को मिलती है। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। एमिसिव स्पेक्ट्रम जो है उसमें हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस दिखलाई पड़ती है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस देखने को मिलती है। यहाँ देखिए, नोट पॉइंट में हमने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। जैसे हम आगे की वीडियो लेक्चर में बात भी करेंगे इनकी। हाइड्रोजन के लिए हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ हम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज की बात करेंगे। लाइमन हम किसको बोलेंगे? लाइमन हम बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करे। कहाँ से?
ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से, सेकंड से फर्स्ट में आए, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आए, चाहे फोर्थ से फर्स्ट में आए, चाहे फिफ्थ से फर्स्ट में आए, चाहे इन्फिनिटी से फर्स्ट में आए, तो फर्स्ट में आए अपने से ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से, तो इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस इमिट होगी और उन इमिटेड रेडिएशंस के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिखलाई पड़ेगी डार्क बैकग्राउंड पर, तो उनकी सीरीज को हम बोल रहे हैं लाइमन सीरीज। बामर में हम कहाँ से कहाँ आने की बात करेंगे, सेकंड में आने की बात करेंगे, सेकंड के ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से, इट मीन्स थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, इन्फिनिटी से सेकंड में आने की बात होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस इमिट होगी वो इमिटेड रेडिएशंस हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। तो उन लाइंस के एरे को, वो जो सीरीज है उसी को हम बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। ऐसे ही पास्चन में हम बात करें तो थर्ड में आने की बात करेंगे, थर्ड के ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से। क्लियर बात। ब्रैकेट में हम फोर्थ में आने की बात करेंगे, फोर्थ से ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से। फुंड में हम फिफ्थ में आने की बात करेंगे, फिफ्थ में आने की बात करेंगे, फिफ्थ से ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से, जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल बताया है कि सीरीज हम किसको बोलेंगे। तो ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो एक सीरीज में कई स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, कई स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। जैसा अभी मैंने बताया कि लाइमन सीरीज में वो सभी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी किनके करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन। तो पॉसिबिलिटी सेकंड से फर्स्ट में आने की भी है, थर्ड से फर्स्ट में आने की भी है, फोर्थ से फर्स्ट में आने की भी है, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड से पहले सेकंड में आए फिर सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, आना उसको फर्स्ट में है, किसमें, लाइमन सीरीज में। तो इस तरीके के ट्रांजिशन में जो भी रेडिएशन इमिट होगी उन सारी रेडिएशंस के ग्रुप को, एरे को हम बोल रहे हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है बात। तो किस एटम का स्पेक्ट्रम हम कैसा बता के चलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बता के चलते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे। उसमें हम हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जिसमें हम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज की डिटेल में बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने एमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की है। लाइन स्पेक्ट्रम हमने किसको बोला है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज और स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के रेडिएशंस ही देखने को मिले, तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ते हैं, या तो डार्क बैकग्राउंड पर वाइट लाइंस की, ब्राइट लाइंस की फॉर्म में, या ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस की फॉर्म में। एमिसिव स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस होगी डार्क बैकग्राउंड पर, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस होगी ब्राइट बैकग्राउंड पर। क्लियर है बात। क्योंकि इसमें एमिशन होता है तो जो रेडिएशंस इमिट होती है वो हमें ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ती है, और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिन रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उनके करस्पॉन्डिंग हमें डार्क लाइंस देखने को मिलती है। थैंक यू।